राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। विगत वीडियो में हमने आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने जाना कि आदिकालीन साहित्य को सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य, इन 6 वर्गों में बांटा गया है। आज हम चर्चा करेंगे आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों की। हिंदी साहित्य का आदिकाल भारतीय इतिहास में युद्ध और अशांति का काल था। इस काल में हमारा देश राजनीतिक पतन, सामाजिक ह्रास और धर्म की दृष्टि से अवगति का शिकार था। इस काल में एक ओर सिद्ध, जैन, नाथ साधु और योगी धार्मिक तथा आध्यात्मिक साहित्य रच रहे थे, तो दूसरी ओर राजस्थान में चारण, भाट आदि अपने आश्रयदाताओं की वीरता का गुणगान करने के लिए वीर गाथात्मक रासो काव्य का सृजन कर रहे थे। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में रासो साहित्य की प्रवृत्तियों को स्वीकार किया जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। सतत परिवर्तनशीलता। वीर गाथात्मक रासो काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। इन कृतियों और इनके रचनाकारों की प्रामाणिकता पर विद्वानों ने अंगुली उठाई है। हमीर रासो शार्ङ्गधरकृत को अपभ्रंश की रचनाओं में स्थान दिया जाता है। फिर भी पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसल देव रासो और परमाल रासो 4 प्रसिद्ध रासो ग्रंथ है, जिनमें वीर गाथाएं प्रस्तुत की गई हैं। इन चारों रासो ग्रंथों की भाषा शैली और विषय वस्तु की छानबीन करने पर ज्ञात होता है कि इनमें कई शताब्दियों तक परिवर्धन किया जाता रहा। ये रासो ग्रंथ किसी एक कवि द्वारा रचित नहीं है, अपितु अनेक कवियों ने अनेक पीढ़ियों में इन्हें पूरा किया है। इनमें इतने अधिक परिवर्तन किए गए हैं कि संपूर्ण ग्रंथ ही क्षेपक या अप्रामाणिक दिखाई देते हैं। इनका रचना काल भी संदिग्ध है। खुमान रासों में 16वीं शती तक की सामग्री का उपयोग किया गया है। परमाल रासों में तो 18वीं शती तक की भाषा का प्रयोग मिलता है और पृथ्वीराज रासों में इतनी अधिक मिलावट है कि स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे जाली और अप्रामाणिक करार दिया है। इनकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में दलबंदी हो गई है। दोनों ही दल ठोस तर्कों के आधार पर इसे प्रामाणिक या अप्रामाणिक सिद्ध करते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि रासो ग्रंथों में इतिहास कम और कल्पना का आधिक्य है। अगला बिंदु है कल्पना आधिक्य। रासो ग्रंथ में जिन ऐतिहासिक महापुरुषों और घटनाओं का उल्लेख किया गया है, वह वर्णन इतिहास से मेल नहीं खाता है। इन ग्रंथों में जो सन, संवत या तिथियां वर्णित की गई है, वे भी इतिहासों में उपलब्ध तिथियों से भिन्न हैं। इतिहास के नामों का स्वेच्छापूर्वक अनर्गल प्रयोग किया गया है, इसीलिए उनकी सच्चाई और ऐतिहासिकता विवाद के घेरे में आ खड़ी हुई है। ऐतिहासिक विषय को काव्य की विषय वस्तु बनाने के लिए जिस सावधानी और विशिष्ट इतिहास दृष्टि की अपेक्षा होती है, वह इन कवियों को प्राप्त नहीं थी। समस्त कथानक और विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में हैं। लोक स्वीकृत विश्वासों पर भी इन कवियों ने आघात किया है। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा इतनी अतिरंजनापूर्ण की है कि ये अविश्वसनीय और अलौकिक दिखाई देते हैं। कई स्थानों पर तो ये लौकिक आश्रयदाता राम, कृष्ण, अर्जुन और भीम से भी अधिक गुणवान और वीर रूप में चित्रित किए गए हैं। इतिहास को इन कवियों ने नगण्य और महत्वहीन समझा है। वीर और श्रृंगार रस।
इन सभी रासो ग्रंथों में वीर गाथाएं वर्णित है, जिनमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी पूर्ण परिपाक हुआ है। वीर रस तो इन कवियों का मुख्य प्रतिपाद्य और लक्ष्य था, किंतु श्रृंगार के साहचर्य में उसका रूप और भी ओजपूर्ण हो गया है। वातावरण भी वीर रस के अनुकूल ही था। चारों ओर युद्ध की विभिक्षिका थी। सर्वत्र युद्धोत्साह से सजे वीरों की स्तुतियां करने में कविगण व्यस्त थे। राज्य प्राप्ति और विस्तार के लिए भी युद्ध किए गए, किंतु नारी के कारण भी इस काल के राजाओं ने अनेक युद्ध किए। नारी की पायल के साथ वीरों की तलवारें झनकार करती थी। नारी के सौंदर्य चित्रण, उनका नक्शिक वर्णन, विलास और वासना का अंकन कवियों ने मासल दृष्टि से किया है। इनके प्रेम का सूक्ष्म अशरीरी सौंदर्य कहीं भी नहीं है। नारी के रूप में लोभ से उसे भोगने की चाह इस श्रृंगार काव्य में व्यक्त की गई है। वीर और श्रृंगार जैसे विरोधी रसों को इन काव्यों ने अपने प्रतिभा से उत्कृष्टता प्रदान की है। अगली प्रवृत्ति है युद्ध वर्णन में सजीवता। इन वीर गाथात्मक रासो काव्यों में युद्धों का अत्यंत सजीव और रक्त को उद्वेलित करने वाला वर्णन किया गया है। युद्ध कौशल और युद्ध के दृश्यों के चित्रण में ये काव्य इतने संपूर्ण हैं कि इस क्षेत्र में इनके स्पर्धा करने वाले अन्य काव्य दिखाई नहीं देते। युद्धों की विभीषिका, शस्त्र झनकार, वीरों का उत्साह, गति, त्वरा, ओज, रक्तपात और युद्ध कौशल का ऐसा बिंबग्राही चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। इसका कारण यह है कि इन काव्यों के रचयिता प्रायः चारण कवि थे। ये चारण कवि कलम के सिपाही और तलवार के धनी थे। वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने में तो माहिर थे ही, वीर काव्य के द्वारा उन्हें युद्ध में जाने की प्रेरणा भी देते थे और स्वयं भी तलवार हाथ में लेकर युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करते थे। युद्धोत्साह का एक नमूना दृष्टव्य है। 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। संकुचित राष्ट्रीयता। रासो काव्यों के रचयिता चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में इन्होंने उचित अनुचित का कुछ भी विचार नहीं किया। छोटे छोटे राजाओं, सामंतों और अनाधिकारी व्यक्तियों को भी उन्होंने सूर्य के समान प्रतापी चित्रित किया है। इतिहास में जिस जयचंद को देशद्रोही कहा जाता है, मधुकर कवि और भट्ट केदार ने उसकी प्रशंसा में जय मयंक, जसचंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश लिखकर उसे जमीन से ऊपर उठा दिया है। उस समय राष्ट्र शब्द का अर्थ अत्यंत सीमित और संकुचित था। कदाचित 10-5 गांवों का समूह राष्ट्र और आश्रयदाता राष्ट्र पुरुष की संज्ञा से विभूषित होता था। दिल्ली, अजमेर, कनौज, कालिंजर आदि भिन्न भिन्न राष्ट्र थे और ये कवि राजाओं को परस्पर युद्ध करने के लिए उकसाते रहते थे। यह देश का दुर्भाग्य ही था कि राष्ट्र शब्द का इतना संकुचित अर्थ ग्रहण किया गया था। यही कारण था कि विदेशी आक्रमण के समय केवल वही राजा प्रतिविरोध करने के लिए तैयार होता था जिस पर आक्रमण किया गया हो। अन्य राजा अपने राष्ट्र को सुरक्षित मानकर शांत बैठा रहता था। वह अपने पड़ोसी राजा की पराजय पर प्रसन्नता का अनुभव करता था। परिणाम स्वरूप इस फूट का विदेशी आक्रांता लाभ उठाते थे। आदिकाल के रासो काव्य से इसी संकुचित राष्ट्रीयता का बोध होता है। जनता से दूर सामंतों का साहित्य। रासो काव्य की विषय वस्तु में सामान्य जनता की कोई भागीदारी नहीं है। इन वीर गाथाओं में सामंतों, राजाओं, रनिवासों और उनके आचार व्यवहार
ऐश्वर्य विलास का ही चित्रण है। सामान्य मनुष्य को इनमें कोई महत्व नहीं दिया गया है। इनमें तत्कालीन समाज की वस्तु स्थिति का लेखा जोखा नहीं है, किंतु राजाओं और सामंतों को तत्कालीन समाज का मुखिया तो माना जा सकता है, लेकिन उनके तौर तरीकों को आम जनता के विशद चित्रण उपलब्ध नहीं होते। ये तो स्वामिन सुखाय की लक्ष्य सिद्धि के लिए लिखे जाते थे। प्रकृति चित्रण। चारण कवियों ने युद्ध के अवसर पर सेनाओं के प्रस्थान मार्ग में तथा नारी के संकेत स्थलों पर प्रकृति का निकटता से अवलोकन किया था। अतः रासो काव्यों में प्रकृति के अवलंबन तथा उद्दीपन चित्र बहुत व्यापक पृष्ठभूमि पर अंकित किए गए हैं। नगर, नदी, वन, पर्वत, उद्यान आदि का वर्णन अत्यंत सरल और सुंदर ढंग से किया गया है। यद्यपि इन प्रकृति चित्रण के नाम पर प्राकृतिक वस्तुओं की सूची मात्र दे दी गई है, जिससे उसमें इतिवृत्तात्मकता और नीरसता आ गई है। काव्य रूप। रासो काव्य प्रायः दो शैलियों में प्रस्तुत किए गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य रूप। इस काल के रासो ग्रंथ इसी रूप में उपलब्ध होते हैं। प्रबंध काव्यों की श्रेणी में खुमान रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो और मुक्तक काव्य की श्रेणी में बिसलदेव रासो, परमाल रासो आदि उल्लेखनीय हैं। आदि काल में गद्य काव्य और दृश्य काव्य का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। परमाल रासो में वीर गीत है, जो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। युद्धों तथा राजाओं के विवाह के कारण घटनाएं इसी वृत्त में घूमती थी। अतः केवल प्रबंध और मुक्तक काव्य रूपों का निर्वाह करना इस काल के कवियों की विवशता थी। छंद विधान। आदिकाल के रासो काव्यों में छंद का विविध मुखी प्रयोग किया गया है। इन काव्यों में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पय, तोटक, तोमर पहाड़ी और नाराज छंदों का प्रयोग किया गया। इनमें से कुछ छंद अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रहे थे। इसी कारण कुछ विद्वान शैली की समानता के कारण रासो काव्यों को भी अपभ्रंश का काव्य समझ बैठे थे। आल्हा या वीर छंद आदि काल में दोहा के समान ही लोकप्रिय रहा होगा। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। आदिकाल रासो ग्रंथों में छंद क्रांति के अतिरिक्त कथा कहने की भी कुछ शिल्प पद्धतियां प्रस्तुत की गई। इनमें कथानक रूढ़ियों का महत्व है। रासो ग्रंथों में इस प्रकार की कथानक रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है। शुक, दूती, देवी शक्तियां आदि इन रूढ़ियों के साधन रहे हैं। ये रूढ़ियां अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती हैं। संस्कृत साहित्य भी इनसे अछूता नहीं रहा। अतः हिंदी के आदिकालीन साहित्य में इनका प्रयोग काव्य रचना की एक परंपरा का ही अंग है। इन रूढ़ियों में संवाद शैली महत्वपूर्ण रूढ़ि संवाद की रूढ़ि को अपनाया गया है। डिंगल और पिंगल शैलियां। रासो काव्य की एक बड़ी विशेषता यह है कि इनमें डिंगल भाषा और पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। तत्कालीन राजस्थानी भाषा ही का नाम ही डिंगल है। डिंगल भाषा वीरता, ओज, पौरुष तथा तेजस्विता की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भाषा थी। इसीलिए राजस्थान के चारण कवियों के कथ्य और भाव के अनुरूप अपने वीर काव्यों में डिंगल भाषा का ही प्रयोग किया। उस समय राजस्थानी भाषा के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग होता था। डिंगल भाषा की यह परंपरा आगे पृथ्वीराज दुरसा, बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, नारायण सिंह भाटी तक चलती रही। वीर रस की व्यंजना के लिए डिंगल भाषा सर्वाधिक उपयुक्त और अद्वितीय है। रविंद्रनाथ टैगोर ने डिंगल के भाव सौंदर्य से अभिभूत होकर एक स्थान पर लिखा है,
राजपूताने के कवियों ने जीवन की कठोर वास्तविकताओं का स्वयं सामना करते हुए युद्धों के नकारों की ध्वनि के साथ स्वाभाविक काव्य गान किया है। उन्होंने अपने सामने साक्षात शिव के तांडव की तरह प्रकृति का नृत्य देखा था, मगर कोई कल्पना के द्वारा उस कोटि के काव्य की कल्पना कर सकता है? राजस्थानी भाषा के प्रत्येक दोहे में वीरत्व की भावना है और उमंग है। वह राजस्थान की मौलिक निधि है और समस्त भारतवर्ष के गौरव का विषय है। अंतिम प्रवृत्ति के रूप में हम लेंगे रासो नामक ग्रंथों का सृजन। आदिकाल में रासो नामक अनेक ग्रंथ रचे गए थे। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो आदि। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत व्यक्त किए गए हैं। गारसात तौसी ने रासो का संबंध राजसूय यज्ञ से किया है। रासक शब्द के ध्वनि, क्रीड़ा, गर्जन, विलास आदि अनेक अर्थ होते हैं। आचार्य शुक्ल ने रसायन शब्द से इसकी व्युत्पत्ति को स्वीकार किया है। कुछ लोग इसे रहस्य शब्द से निर्मित मानते हैं और कुछ अन्य विद्वान इस शब्द का अर्थ राजस्थान और ब्रज भाषा के रासो शब्द से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ लड़ाई झगड़ा होता है। किंतु इन रासो ग्रंथों में युद्धों के समान ही प्रेम श्रृंगार का भी वर्णन मिलता है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियां तदयुगीन परिस्थितियों की देन हैं। जहां तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है, वह अपने आप में बेजोड़ है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मकता, भाव व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है। धन्यवाद।